बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान। अफ़गानिस्तान फ़तह हो गया है, यानी वो तालिबान जो 20 साल पहले अफ़गानिस्तान से उनको बेदखल किया गया था, उनको हटाया गया था और अमेरिका ने नेटो की फ़ौजों के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान पर एक हमला किया था। और ये हमला हुआ था 9/11 के बाद। 9/11 में अमेरिकन की हलाकतें हुई। अमेरिकन ने कहा कि इसका खुरा निकलता है अफ़गानिस्तान में। वो आकर मुल्ला उमर को मिले। उन्होंने कहा जी उसामा बिन लादेन हमारे हवाले कर दें। मुल्ला उमर के साथ उनकी बात बनी नहीं। बाद में अमेरिका ने पाकिस्तान को भी धमकाया, दुनिया पूरी को धमकाया और कई मुल्कों की एक फ़ौज लेकर नेटो की वो अफ़गानिस्तान पर चढ़ दौड़े। उन्होंने कारपेट बम्बारमेंट की, यानी इंसानी तारीख की बदतरीन बम्बारमेंट जो हुई है वो अफ़गानिस्तान में हुई है। इतनी शदीद बम्बारी के दुनिया की तारीख में दूसरी कोई और इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में की 20 साल पहले और पत्थर के दौर में अफ़गानिस्तान को ले गया। ये तालिबान चले गए और पहाड़ों पे चढ़ गए और लड़ते रहे। 20 साल की लड़ाई के बाद वो दोबारा इक़्तिदार में आए। अमेरिकन ऐसा लगता है कि जूतियां छोड़ के भाग रहे हैं। उन्होंने अपनी फ़ौज को काबुल एयरपोर्ट के अंदर बंद किया हुआ है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर इस वक्त तालिबान खड़े हैं। अंदर फ़ौज खड़ी है, बाहर तालिबान खड़े हैं। अमरीकी फ़ौज के साथ जो तालिबान है उनका एक मुआहदा है। उस मुआहदे के मुताबिक 11 सितंबर तक अमरीकी फ़ौज को तालिबान नहीं मारेंगे और अमरीकी फ़ौज 11 सितंबर से पहले निकल जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि अगले 24 या 48 घंटों के अंदर ये सारे अमरीकी अफ़गानिस्तान को छोड़ देंगे। अफ़गान शहरी जो चाहते हैं कि अमरीकी उनको जहाज़ों में बिठाकर साथ ले जाए, क्योंकि उन्होंने अमरीकियों की बड़ी खिदमत की है, उनके बहुत काम आते रहे हैं। लेकिन अमेरिकन अपने कुत्तों को लेकर जा रहे हैं, जहाज़ों में बिठाकर अफ़गान शहरियों को बाहर एयरपोर्ट के ऊपर रनवे पे भगा रहे हैं। जो शहरी बेचारे जहाज़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं या उनके साथ चिपक जाते हैं, वो बेचारे हवा से गिरे हैं और इस गिरने की वजह से 3 शहरी जो हैं वो जाँ बहक हो गए। जबकि अमेरिकन ने जब रश ज़्यादा हुआ तो एयरपोर्ट के अंदर फायरिंग की और 5 शहरी जो अफ़गान शहरी थे वो भी वहाँ पे जाँ बहक हो गए हैं। अमेरिकन एयरपोर्ट के अंदर, बाकी सारे अफ़गानिस्तान के अंदर, यानी सिर्फ ये काबुल एयरपोर्ट एक इलाका है जो अमेरिका के कंट्रोल में है। बाकी सारा का सारा अफ़गानिस्तान, पूरा अफ़गानिस्तान इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में जा चुका है। और अफगान फौज कहां गई? वो लोग कहां गए जो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे थे? वो लोग कहां गए जो कह रहे थे कभी नहीं भागेंगे? वो लोग कहां गए जो कह रहे थे बहुत लंबी जंग हम लड़ेंगे? अशरफ गनी रूसी सफारत खाने के मुताबिक बहुत सारे पैसे लेकर भाग रहा था, बहुत सारी दौलत लेकर भागना चाह रहा था। उसने पैसों की गाड़ियां लेकर गया वहां पर। सब कुछ तो नहीं ले जा सका लेकिन बहुत कुछ लेकर भागा है। और यह कहा जा रहा है कि वो बजट का पैसा लेकर भाग रहा था अफगानिस्तान के, यह भी कहा जा रहा है। भारत अशरफ गनी भाग गया, कहां गया कोई पता नहीं चल रहा। लेकिन अशरफ गनी के स्टेटमेंट थे कि उसको नफरत है उन लोगों से जो भाग जाते हैं या जो मुल्क को छोड़ देते हैं। लेकिन जब मुज़ाकरात चल रहे थे तो उस वक्त जो आदमी चुप करके गायब हो गया, खामोशी से मुल्क को छोड़ के निकल गया, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी, वो अशरफ गनी था। अशरफ गनी के बहुत सारे हमायती पाकिस्तान में हैं। यानी थोड़े दिन पहले मोहसिन दावड़ कौमी असम्बली में खड़े होकर यह कह रहे थे कि जनाब तालिबान की फतूहात को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जा रहा है, ये सब झूठ है। अफगान फोर्सेज पूरी तरह इंटैक्ट है। तालिबान का कोई कंट्रोल नहीं अफगानिस्तान में। अफगान फोर्सेज का तालिबान को वो हरा रहे हैं और अफगान फोर्सेज का अफगानिस्तान में कंट्रोल है। और मैं अशरफ गनी के साथ खड़ा रहूंगा। तो अब पता यह करना है कि मोहसिन दावड़ अशरफ गनी के साथ किस जगह पे खड़े हैं और अशरफ गनी खुद कहां पे खड़े हैं। ये बड़े सवालात हैं। कुछ बड़ी चीजें हुई हैं, उनमें एक तो यह है कि चीन ने तालिबान के साथ ताल्लुकात का इशारा दिया है, रूस ने तालिबान के साथ ताल्लुकात का इशारा दिया है, बल्कि बड़े क्लियर स्टेटमेंट दिए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसको गुलामी की जंजीरें तोड़ने के मुतरादिफ करार दिया है। जबकि अमेरिका से भी ये इशारा आ गया है कि अगर तालिबान इन क्राइटेरिया पे, वो कुछ चीज़ें कह रहे हैं, पूरा उतरते हैं तो हम तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। अब ये 3 बड़ी ताकतें हैं, तीनों एटॉमिक पावर्स हैं, तीनों अपने अपने तौर पर सुपर पावर होने के दावेदार हैं, अमेरिका, रशिया और चीन। वो अगर तालिबान के साथ इस तरह के ताल्लुकात रख रहे हैं, देन व्हाट शुड पाकिस्तान डू? इंडिया को तो सांप सूंघ गया, उनकी तो बहुत बुरी हालत है। उनका मीडिया कल से मातम कर रहा है, अजीबोगरीब खबरें दिखा रहा है। जो अशरफ गनी भाग गया था उसको दिखाया जा रहा है कि वो शायद तालिबान को गले लगा रहे हैं। और अजीबोगरीब खबरें जो हैं वो इंडिया ने दी हैं। और इंडिया को तालिबान ने इवन धमकाया भी है ये कहकर कि अगर आप कोई फौजी एडवेंचर करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि यहाँ बाकी लोगों का क्या अंजाम हुआ है, तो आपका उससे मुख्तलिफ नहीं होगा। तो भारत में एक मातम है या पाकिस्तान में कुछ खूनी लिबरल्स हैं जो बेचारे रो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे
उनकी एक आस टूट गई है अमेरिका के जाने से, उनकी एक उम्मीद टूट गई है अशरफ गनी के भाग जाने से। हमदुल्ला मुहिब जो थोड़े दिन पहले पाकिस्तान को गाली दे रहा था, जो बाद में मियां नवाज शरीफ साहब का मेहमान बना, वो कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। वो किस महाज पे लड़ रहा है कोई नहीं जानता, और उसने क्या सीखा और क्या किया और कहाँ से बैठकर अब वो पाकिस्तान को गाली देगा, इसके बारे में अब क्या कहा जा सकता है। बहरहाल हम बातचीत का आगाज करते हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तारिक फजल चौधरी साहब, PMLN से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। शहजाद चौधरी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। मियां फारूक हबीब साहब, स्टेट मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले एनालिसिस ले लेते हैं शहजाद चौधरी साहब का। चौधरी साहब, पाकिस्तान पे तो बड़े एलिगेशन लग रहे थे, अब सारा जो तनकीद का रुख है वो अमेरिका पे मुड़ गया पूरी दुनिया में, अशरफ गनी पे मुड़ गया पूरी दुनिया में, और अफगान फोर्सेस को लोग गालियां दे रहे हैं। इवन लोगों ने पत्थर मारे उनकी गाड़ियों को जब वो वापस जा रहे थे। ये अचानक ऐसे हो जाएगा कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक्चुअली हुआ क्या सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ऑर्डर काबुल में था वो आज अगर पहले पता नहीं था तो अब पता चल गया कि ये एक इम्पोज्ड ऑर्डर था। ये अफ़गानियों का अपना बनाया हुआ निज़ाम नहीं था। अशरफ गनी एक प्रॉक्सी था। अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी वो डॉलर की फाउंडेशन पे, डॉलर की बुनियाद पे खड़ी थी। वो जब डॉलर बंद हो गया तो लोगों का, उनके सिपाहियों का कोई उसके अंदर इंटरेस्ट ना रहा, तो वो अपने मुल्क के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपने मुल्क के लिए वर्दी नहीं पहनी हुई थी, उन्होंने डॉलरों के लिए वर्दी पहनी हुई थी। कि ये जो पूरे का पूरा इम्पोज निज़ाम था ये आपको तहलील होता हुआ नजर आया। जब तक वहाँ पे जब अमेरिकी फोर्सेस भी थी तो आपने देखा कि कम से कम 50% 50 से 52% इलाका फिर भी तालिबान के कब्जे में था, लेकिन एक मैनेज किस्म की सिचुएशन थी, एक स्टेलमेट था। अच्छा, उस स्टेलमेट को यूं ही ये जो रेत का एक ढेर, जिस तरीके से रेत भुरती है, इस तरीके से निज़ाम भुर के गिरा है। अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस भी शामिल, अमेरिका यूं ही यहाँ से गया, वो तमाम का तमाम जो निज़ाम था जिसके अंदर अशरफ गनी को वहाँ पे एक शक्ल के तौर पे, सदर के तौर पे बिठाया गया था, हमदुल्ला मुहिब उसका एक साइड पे बैठता था, अमरुल्लाह साले दूसरी तरफ बैठता था, ये निज़ाम ख़त्म होता हुआ आपको नजर आया। तो मेरी नज़र में ये फेलियर सबसे बड़ा, आज हमें सवाल सबसे बड़ा किया जा रहा है कि क्या जो बाइडन इसके जिम्मेदार हैं इस फेलियर का। मेरा ख्याल ये था पहले 2-4 दिनों के अंदर, पिछले वीक के अंदर, कि अमेरिका में बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में कंफर्टेबल कोई ख्याल नहीं रखते ज्यादा। मेरा ख्याल है कम से कम मैं उस हद तक भी हैरान हुआ हूं कि किस किस्म का अमेरिका के अंदर से प्रेशर निकला। वो तमाम डिप्लोमेट्स, वो तमाम एनालिस्ट, वो तमाम जनरल्स जो कि अफगानिस्तान में किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड रहे हैं, आज वो सवाल अपनी हुकूमत से और जो बाइडन से पूछ रहे हैं कि आया आपके अंदाज में गलती थी, आपकी नीयत में गलती थी, आपके टाइमिंग में गलती थी, या आपने जो कैपेसिटी बिल्डिंग वहां छोड़ के आए थे वो असल में कुछ भी नहीं था। असल में फेलियर सबसे बड़ा ये था कि कोई फेस सेविंग, हमें कहते थे ना फेस सेविंग हमें दो पाकिस्तान को, असल में फेस सेविंग उनको अशरफ गनी से लेनी चाहिए थी। अशरफ गनी उनको फेस सेविंग प्रोवाइड कर सकता था, जहां पर वो फेल हुए इसलिए कि अशरफ गनी अगर कोई बातचीत कर लेता, कोई ऐसा 70-30% टाइप, 70-30% टाइप एक निज़ाम एग्री कर जाता, तो मेरा ख्याल है कि वहां पे फिर भी कोई उनका शक्ल रह जाती, कोई चेहरा रह जाता। वो भी खत्म हो गया उनका। तो मेरा ख्याल है कि मुकम्मल तौर पर आपको वियतनाम का एक रेप्लिकेशन नजर आई। आज लोग वियतनाम की तस्वीर CNN एक तरफ चलाता है और उसके बाद काबुल की चला रहा है। तो मेरा ख्याल है कोई फर्क रह नहीं गया। इससे बड़ी डिफीट इन द लास्ट, मेरे ख्याल में 40-50 ईयर्स, 50 साल के अंदर इससे बड़ी मिलिट्री डिफीट मेरा ख्याल है पूरी दुनिया ने कहीं नहीं देखी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अब मामला बड़ा बारीक है। मामला यह है कि दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है, होने वाली नहीं है। अमेरिका अगर समझदार होगा तो वो तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाएगा और रखेगा, वरना चीन ने और रशिया ने तो बाकायदा उनके साथ ताल्लुकात थोड़े दिन पहले ही शुरू कर दिए थे। रूस ने अपने मुल्क में उनको बुलाकर इज्जत दी, पूरा वफ्द बुलाया, उनके साथ चीनें तय कर ली थी, आज भी रूसी सफारतखाना काम कर रहा है वहां पे। चीन ने अपने मुल्क में बुलाया, आज भी चीनी सफारतखाना वहां पे काम कर रहा है। अमेरिका वहां से सिर्फ निकल के जा रहा है। क्या ये जो डिवाइड है इसमें पाकिस्तान कहां खड़ा होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का आज वन लाइनर जो आया वो यही आया कि जी हम चाहते हैं कि कोई भी गिरोह, तमाम लोग इस बात को यकीनी बनाएं कि पाकिस्तान के खिलाफ उनकी सरजमीन इस्तेमाल ना हो। ये तो है वन लाइनर आज का।
व्हाट शुड पाकिस्तान डू सर? कहां खड़े होना चाहिए दुनिया की इस डिवाइड में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। देखें, ये कितना बड़ा मौजू है कि मेरा ख्याल है कि एक प्रोग्राम तो क्या आपके 10 प्रोग्राम भी आप करने चाहिए और होंगे, तब भी यकीन करें कि इसका अहाता मुमकिन नहीं होगा। अब देखें, 6 मैं समझता हूँ कि ऐसे निकात हैं जिन पर गुफ्तगू हो सकती है। मैं आपके सवाल पे बरह रास्त बात करूँगा, लेकिन मैं जनरल बात ये करूँगा। देखिए, सबसे पहले कि अमरीकी जंग, सबसे पहले इसका पहलू ये है कि अमेरिका ने क्या खोया क्या पाया, और अमेरिका की शिकस्त, जैसे कि अभी चोई साहब ने भी बड़ी तफसील से बात की। क्या आज अमेरिकन माएँ ये सवाल नहीं करेंगी कि हमारे बच्चों ने जो अपनी जान अपने वतन पे, अमेरिका पे कुर्बान की है, वो किस लिए की है? उसका मकसद क्या था? क्या उसका मकसद यही था कि जो मनाजर आज आपने देखे हैं कि आज वहाँ अमेरिकन सफारत खाने से हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए आप अपने अमले को उठा रहे हैं, अपना सारा सामान लेके जा रहे हैं, और जहाज़ जिस तरह आप निकाल रहे हैं काबुल एयरपोर्ट से, क्या वो मनाजिर पूरी दुनिया ने नहीं देखे? और ये बड़े, मैं समझता हूँ कि तारीख साज और बड़े इबरतनाक मनाजिर हैं। दूसरा कि तालिबान की जो फतह है, किस तरह ये शुरू हुआ, और अमेरिका ने वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान की फ़ौज है उसको खड़ा करने में 83 अरब डॉलर, 83 बिलियन डॉलर स्पेंड किए गए हैं। ये उन्हीं की दी हुई फिगर्स हैं, हमारी नहीं है। आप अंदाजा लगाएं कि 88 बिलियन डॉलर सिर्फ पाकिस्तान का 88 बिलियन डॉलर्स, हमारा पूरा कर्जा कोई 100 अरब डॉलर के करीब है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इतनी खतीर रकम के बावजूद वो फौज कहाँ हवा में तहलील हो गई, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तीसरी जो है मौजूदा सूरत हाल। अब मौजूदा सूरत हाल इस वक्त जो है, खुशाइन बात यह है कि तालिबान ने हम माफ़ी का ऐलान किया, कत्ल गारतगरी नहीं हुई, ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहाँ पे नहीं हुई। ये मैं समझता हूँ कि बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ जो है ये काबुल की इस फॉल या इस फतह के बाद जो है ये देखने में आई है। फिर हुकूमत की तश्कील, अब ये जिस तरह की बात हो रही है कि क्या इसमें कोई ऐसी हुकूमत की तश्कील हो सकती है जिसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम एथनिक ग्रुप्स हैं, मौजूदा जो वहाँ पे गवर्नमेंट हैं, इनके एलिमेंट्स मौजूद हैं, क्या सबकी एक मखलूत हुकूमत बन सके? मेरा ख्याल है ये एक बेहतरीन हल है। और पाँचवीं चीज़ जो है वो है पाकिस्तान के ऊपर जो है इसके क्या असरात होने हैं। अब आप देखें, मैं थोड़ी सी बात इस पर करूँगा। सबसे पहले क्यों हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 20 साल तक इंडिया जो है वो अफगानिस्तान का मामा बना रहा है। हाँ। इंडिया का अफगानिस्तान के साथ कोई बॉर्डर मुश्तरका नहीं है, नोवेयर। बीच में पाकिस्तान है, एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ इंडिया है, और वो जनाब उनका मामा बना हुआ है 20 साल से। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान गलत फहमियाँ फैलाने वाले सबसे बड़ा किरदार मनफी, और मैं ये कहूँगा कि ये इंडिया का है। और अफगानिस्तान की सरजमीन इंडिया इस्तेमाल करता रहा है पाकिस्तान में दारंदाजी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी, पाकिस्तान में बहुत सारे जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं उनको फंडिंग करना, अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करता रहा। आज इसलिए उनके पेट में दर्द उठ रहे हैं जो आपने भी बताया। अब ये कि ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, अभी आपने रशिया का नाम लिया, आपने टर्की कहा, आपने चाहे, बिल्कुल ठीक बात है, कतर भी उसमें शामिल है कि ये जो मौजूदा तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें एंगेज किए हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, इमरान साहब, फिर भी एक मेहमान अदाकार है। असल जो इफेक्टी है वो पाकिस्तान है। जो अफगानिस्तान में अमन होगा, हमारे यहाँ अमन होगा, खुदा न खास्ता वहाँ पे इंतशार हुआ, उसके असर पाकिस्तान में ज़रूर आएंगे। तो हम उस सिलसिले में मैं समझूंगा बराह रास्त कोई अगर पाकिस्तान की तरफ देखे, पूरी कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैं कह रहा हूँ, तो आप ये सोचें कि हम कोई पागल नहीं है, कि हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर किसी तरह का कोई इंतशार हो, बदअमनी हो, खाना जंगी हो। उसके बराह रास्त असरात इससे पहले भी 40 साल पहले के भी हम भुगत रहे हैं, आज तक भुगत रहे हैं अफगान महाजरीन की शक्ल में, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप दोबारा कोई। और फिर हमारे बॉर्डर के ऊपर जो सूरत हाल है, TTP आपको पता है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में कितना नुकसान उठाया। तो खुदा न खास्ता वो फोर्सेस अगर मुतासर हों या उनके ऊपर, और मैं आपको ये भी बता दूं जल्दी जल्दी, चूँकि मैंने बताया मौजू बहुत बड़ा है, शॉर्ट बातें मैं कर रहा हूँ, इंडिया ज़रूर कोशिश करेगा कि वो दोबारा किसी ना किसी तरीके से फिर ऑपरेट करे, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा उसके लिए। तो हमें ये भी देखना है कि हमारा बॉर्डर जो अफगानिस्तान के साथ कॉमन है, वहाँ पे कोई ऐसे असरात यहाँ पे पाकिस्तान में ना आए कि पाकिस्तान का अमन ख़राब हो। हमारे दिफाई इदारे यकीनन इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे जो प्राइम मिनिस्टर साहब की अभी जो मैंने बात सुनी इमरान खान की, आज़ादी जंजीर तोड़ दी, गुलामी की जंजीर तोड़ दी, और कल वो कह रहे थे जनाब, अभी 4 दिन पहले कह रहे थे कि अशरफ गनी से तालिबान बात नहीं करना चाहते, ये जाएगा तो वो बात करेंगे। मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा एक इंडिपेंडेंट पोजीशन लेके
इस हैसियत से बात करनी है कि हम अफगानिस्तान का अमन चाहते हैं, अफगानिस्तान की आवाम के साथ हैं और हर उस हुकूमत का साथ देंगे जिसमें अवाम की सपोर्ट उस हुकूमत को शामिल मुयसर होगी अफगानिस्तान में। और जो बाकी जिस तरह मैंने कहा, आप उन स्टेक होल्डर्स कहें, रीजनल ग्रुप कहें, एथनिक ग्रुप्स कहें, अगर उन सब की नुमाइंदगी होगी तो वो एक देरपा अमन की जामन होगी ऐसी हुकूमत अफगानिस्तान। एग्जैक्टली, सबको शामिल करना पड़ेगा। फोर्स कोई निजाम अगर लागू करने की कोशिश करेंगे तो फिर जो है अमन तो प्रॉब्लम आ जाएगा, इतना देरपा ना हो, प्रॉब्लम आ जाएगा। आप वक्ती तौर पे आप कर सकते हैं, लेकिन लोग रिएक्शन देंगे। इंशाल्लाह ये अफगानों का प्रॉब्लम है और अपना पूरा एक पॉजिटिव किरदार इंशाल्लाह हम अदा करेगा पाकिस्तान, जो भी अफगानिस्तान के देरपा अमन के लिए, अफगान अवाम की बेहतरी के लिए जरूरी होगा। अफगानों का बिल्ट इन प्रॉब्लम कि वो ज़्यादा देर तक अपने आप को होल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर तो उनको ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की गई तो ग्रुप्स तालिबान से लड़ पड़ेंगे। तालिबान ने इसीलिए बहुत सारे इलाकों में मुआहदे किए हैं बहुत सारे ग्रोहों के साथ। इस मरतबा वो लड़के नहीं आए, ज़्यादातर एरियाज में वो सेटलमेंट करके आए हैं, उनके साथ मुआहदे करके आए हैं। फ़ारूक हबीब साहब, पाकिस्तान अब क्या करेगा? यानी दो ब्लॉक हमें नज़र आ रहे हैं, रशिया और चाइना ऐसा लगता है कि एक ब्लॉक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो तालिबान को और इस फतह को किसी और तरह देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो इस सेलिब्रेशन में शामिल है। जबकि वेस्ट को हम देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि एक हारी हुई फौज है। पाकिस्तान के ताल्लुकात दोनों के साथ, यानी एक तरफ के कर्जे हमारे ऊपर और दूसरों के साथ हमारा मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल के ख्वाब हम यहाँ पे देख रहे हैं, कर्जे हमने वहां से लिए हुए हैं। कैसे बैलेंस करेगा पाकिस्तान? देखें, हर मुल्क की जो है वो अपनी तरजीहात हैं और अपने अपने मफादात हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो पाकिस्तान के मफाद में डिसीजन मेकिंग है वही पाकिस्तान करेगा। बुनियादी तौर के ऊपर आज हम जितना भी तजिया कर लें तो मुझे जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तो की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी इस सारे मामले से में नज़र आती है। जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे नहीं भी थे उस वक्त भी उनका एक मौक़िफ़ था और वो आज मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ कि सारे मामले का कोई मिलिट्री सलूशन नहीं है। $2 ट्रिलियन से ज़ायद जो है वहाँ पर ख़र्च किए गए, 3 लाख की आर्मी बिल्डअप की गई और बड़े क्रेडिट लिए गए कि उसको बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया गया है, वेल इक्विप्ड किया गया है। लेकिन जब वो आर्मी, जिस आर्मी के अंदर खुद डिसिप्लिन ना हो, करप्शन हो, वहाँ की लीडरशिप के हाथ जो है वो करप्शन के साथ रंगे हों, उनकी आवाम के अंदर रूट्स ना हो, तो इसी किस्म के दावे जो है वो फिर रेत की दीवार साबित होते हैं, जो फॉल ऑफ काबुल आपके सामने एक मंज़र पेश कर रहा है। यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि अब जो पाकिस्तान के पास जो वे आउट है और जो पाकिस्तान का किरदार है, वो इस सारे मरहले में पाकिस्तान का किरदार बड़ा एक मुस्बित किरदार रहा है। जब हम वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक बार बात की थी कि इनके ऑफिस खोलें, इनसे बातचीत करें, वही बात उनको लेटर ऑन करनी पड़ी। कतर के अंदर बातचीत शुरू हुई, लेकिन जो अशरफ गनी के हवाले से बात होती है तो अशरफ गनी उस वक्त भी जो है वो सारे मामले के अंदर एक रुकावट थे। उनके गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट्स और जिस किस्म के बयानात वो पाकिस्तान के बारे में देते रहे हैं, आज वो वहाँ पर जो है वो नज़र नहीं आ रहे। आज हकीकत उसके जो है वो बरअक्स निकली है। पाकिस्तान तो अपनी बॉर्डर फेंसिंग भी कर रहा था, पाकिस्तान तो अपना जो है वो बॉर्डर को भी बेहतर मैनेज कर रहा था। कोई अगर दहशतगर्दी हो रही थी तो वो भारत के ज़रिए वहाँ पर जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस था अफ़गानिस्तान में, जो उनकी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट थी, जो वहाँ पर वो पैसा खर्च कर रहा था, उसके ज़रिए उसका शिकार पाकिस्तान होता रहा। पाकिस्तान ने तो 50 लाख रेफ्यूजीज़ को संभाला था, 30 लाख रेफ्यूजीज़ जो है वो आज भी मौजूद हैं। 70,000 जानों की हमने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, $150 अरब की इकॉनमी का हमने नुकसान उठाया। ये वो चीज़ें थी जो हमें नुमाया करनी थी दुनिया के सामने, जो नुमाया नहीं हुई। लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि दुनिया को ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने टॉक्स के हवाले से, पॉलिटिकल सेटलमेंट के हवाले से अपना मुस्बत किरदार अदा किया। आज भी वहाँ पर जो है वो आज भी अफ़गानिस्तान की एक बहुत बड़ी जो उनकी लीडरशिप है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिनको इस हवाले से जो है तैयार किया जा रहा है, कायल किया जा रहा है। उनकी बातचीत भी सुनी जा रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, एक दूसरे का एहतराम किया जाए, वहाँ पर कत्ल गारत ना हो, वहाँ पर खाना जंगी की सूरत हाल ना हो। वहाँ पर हमें जो खदशात थे, वो हमारे खदशात में तो जो रेफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स है वो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। पाकिस्तान जो है वो मज़ीद रेफ्यूजीज़ को संभाल नहीं सकता, और उन चीज़ों को तमाम मद्देनज़र रखते हुए जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर रही है। और यही पाकिस्तान के मुफाद में है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो अमन कायम हो, देर पा अमन कायम हो, और स्टेबल अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का इकनॉमिक फ्यूचर भी जुड़ा हुआ है। जो सेंट्रल एशियन रियासतों के साथ
आपने एक्सेस लेनी है, जो आप ट्रांस ट्रेन का आपका मंसूबा है, जो ट्रांस गुड्स का आपका मंसूबा है, जिस पे अभी वज़ीर आज़म साहब ताशकंद भी गए थे, वो तमाम तर रास्ते जो है वो अफगानिस्तान से गुजर के जाते हैं। फारूक साहब ठीक है, ये देखें चीज़ों का आइडिया है और ये प्राइम मिनिस्टर बता चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ ब्रेक पे, शहजाद चौधरी साहब से पहले इसका जवाब ले लेंगे कि फैटफ के अंदर आप फंसते हैं तो वेस्ट आपको निकाल सकता है या फंसा सकता है। कर्जा आपने देना है तो वेस्ट उसके अंदर ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, और एक वेस्ट की पॉलिसी है और एक ईस्ट की पॉलिसी है। आप अपना फ्यूचर जोड़ते हैं रशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया और ये वो सारा यहाँ पे, आपके ओवरसीज रहते हैं वेस्ट में या मिडिल ईस्ट में। अब पाकिस्तान ये बैलेंस कैसे क्रिएट करेगा और अपने आप को किस पॉलिसी के तहत ज़्यादा एक्सेप्टेबल बना सकता है, ये है सवाल। शहजाद चौधरी साहब आपके लिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ये अभी एक और खबर रॉयटर्स से रिपोर्ट हुई है कि उज़्बेकिस्तान ने अफगान मिलिट्री का एक जेट मार गिराया है। वो ये कह रहे हैं, उनकी वजारत दिफा ने इस बात को कंफर्म किया है कि एक जेट तैयारा यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा था और बगैर परमिशन के, और लड़ाका तैयारा था, तो हमने उसको मार गिराया। हमें नहीं पता उसके अंदर कितने बंदे थे और कौन कौन थे और क्या था, लेकिन पायलट ने इजेक्ट किया है और वो फर्दर कार्रवाई चल रही है। बहरहाल मैं शहजाद चौधरी साहब के लिए एक सवाल छोड़ के गया था। शहजाद चौधरी साहब, बैलेंस क्रिएट करना पाकिस्तान के लिए अब बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ भी ताल्लुकात बनाने हैं और मशरिकी मुल्कों को साथ लेकर चलना है आपको, यानी रशिया और चाइना के साथ आपका फ्यूचर आपको लगता है कि वाबस्ता है, लेकिन इस वक्त जो आपका प्रेजेंट है वो आपका जुड़ा है मगरब के साथ, आपके ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ। कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो हमें सबके साथ बेहतर चला सकेगी? बहुत अहम सवाल इमरान आपका, लेकिन उससे पहले छोटी सी इजाज़त दीजिए। जो आपने खबर पढ़ी, इसमें एक जहाज़ उन्होंने मार गिराया, लेकिन 46 जहाज़ उज़्बेकिस्तान में लैंड कर गए हेलीकॉप्टरों समेत। उसमें तकरीबन 800 के करीब 585 फौजी जहाज़ों में गए हैं और 158 के करीब जो है वो वॉक ओवर किए हैं बॉर्डर के ऊपर उज़्बेकिस्तान में। तो 850, 700, 750 फौजी और 46 एयरक्राफ्ट अफगान एयरफोर्स के इस वक्त उज़्बेकिस्तान में लैंड कर चुके हैं। अच्छा, ये तो हो गई वो खबर की थोड़ी सी एक और तफसील। आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान के 4 बड़े फौरी इस वक्त जो मसले हैं, मैं उनकी तरफ जिक्र करता हूँ और बड़ा क्विकली। पहली बात है कि क्या अफगान तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट करना है, रिकग्नाइज करना है या नहीं करना है, और इसके ऊपर मैं आता हूँ क्योंकि आपका बुनियादी सवाल ही है, इसमें मुझे मौका दीजिएगा। आपने ब्रेक में बड़ी खूबसूरत एक बात की थी, आपने बताया कि ये तो दुनिया इंतजार कर रही थी कि तालिबान अभी जंग लड़ेंगे, 6-8 महीने साल जंग लड़ेगी और पाकिस्तान पे हमें तोहमतें लगाने का वक्त मिलेगा। वो पाकिस्तान पे तोहमतें लगाने का पाकिस्तान के दुश्मनों को टाइम मिला ही नहीं और काबुल गिर गया और तालिबान वहां पे चले गए। तो पाकिस्तान के ऊपर जिस किस्म का ये हमारे दुश्मन, चाहे भारत इंक्लूसिव था, वेस्टर्न पावर्स थी कि जिन्होंने हमारी मदद नहीं की वगैरह वगैरह, वो टाइम अब कुदरत की मदद आ गई पाकिस्तान को, कुदरत की मदद भी। और दूसरी बात यह है कि हाँ बिल्कुल, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अब जो फैसला कर रहा है और ये उसको यानी जल्दी नहीं कर रहा रिकग्नाइज करने में, इसमें भी बड़ी हिकमत है और हमें इसको ऊपर थोड़ी और आगे चल के बात करते हैं। दूसरा, बॉर्डर मैनेजमेंट और बॉर्डर कंट्रोल। वेस्टर्न मीडिया इस वक्त पूरे जोर शोर के साथ जो शोर मचा रहा है वो ये मचा रहा है, आज के जो विजिट जो गए हैं, ये जो व्यूज गए हैं काबुल एयरपोर्ट से, जहाज़ों से लोग गिर रहे हैं, अफगान बेचारे निकलना चाह रहे हैं, जो वहाँ के अफगान लोग हैं जो कि एयरपोर्ट पे हैं, तो उसके साथ सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं, खासतौर पे पाकिस्तान, उसने बॉर्डर क्यों बंद किया हुआ है, क्यों रेफ्यूजीज को नहीं जाने दे रहा, और क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रहे पाकिस्तान में, तो इसलिए उनको हमारे जहाज़ों पे चढ़ना पड़ रहा है और फिर गिर रहे हैं और मर रहे हैं और हमें गोलियां चलानी पड़ रही हैं। ये एक इस वक्त बयानिया वेस्टर्न मीडिया पे ऑलरेडी चल चुका है। तो रेफ्यूजीज, बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फैसिलिटेशन, जिसका फरूख हबीब बात कर रहे थे कि किसी किस्म का जो इंटरनल आपका किरदार है, अगर आप तालिबान के साथ भी बात कर सकते हैं, अगर आप उनके जो अपोजिंग फैक्शंस हैं उनके साथ भी बात कर सकते हैं, अगर कोई पॉलिटिकल ऑर्डर ला सकते हैं, तो इससे बेहतर और बेहतरीन कोई और हिकमत अमली हो ही नहीं सकती। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपका सवाल है, रीजनल कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन। अभी इस वक्त मैं टीवी पे खबर पढ़ रहा था कि बरतानिया ने कहा, बोरिस जॉनसन ने सबसे पहले ये कहा, उसने कहा कि कोई मुल्क रिकग्नाइज ना करे तालिबान की हुकूमत को। गलत बयान दिया, पहले वेट कर लो, अभी हुकूमत आ तो जाने दो।
उसके बाद देखेंगे। अभी वो कह रहा है कि हम हर किस्म का वो हरबा इस्तेमाल करेंगे जो कि फाइनेंशियल हरबा है, जिससे कि हम इनका नातका बंद कर देंगे अफगान तालिबान का और अफगानिस्तान का। अच्छा, अब यहां पे पाकिस्तान के पास दो रास्ते हैं। एक आउटर पैरामीटर है जिसके अंदर ये जिसका जिक्र किया, वेस्टर्न पावर्स, फैटफ, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह वगैरह सारे का सारा, और एक इंटरनल पैरामीटर है जिसके अंदर तुर्की, रूस, ईरान, चीन, ये बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं अदर देन इंडिया, इनके साथ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान दो जगहों पे काम कर रहा होना चाहिए ऑन एक्सटर्नल महाज। एक आउटर पैरामीटर के अंदर जहां पर लगे कि वो दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहता है, वो अफगानिस्तान पे लास्ट टाइम की तरह एकदम से खड़ा होके नहीं उनको आप भी एकदम से रिकॉग्नाइज करेगा कि सारे का सारा मलबा फिर लोगों को मौका मिल जाए पाकिस्तान पे डालने का फौरन से पहले। लेट्स शो टू द वर्ल्ड कि हम उनके साथ चल रहे हैं। और साथ ही साथ इंटरनली, क्योंकि इनमें से कोई भी लीड लेके जब रिकॉग्नाइज करेगा तो पाकिस्तान के पास वजह होगी कि हम भी रिकॉग्नाइज करें, कहें कि हाँ जी, हम रूस ने किया, चीन ने किया, तुर्की ने किया, कतर ने किया, ईरान ने किया, तो पाकिस्तान भी करेगा, क्योंकि हम तो नेबरिंग कंट्री हैं, हम तो उनकी मदद करना चाहते हैं, एक स्टेबल ऑर्डर लाना चाहते हैं वहां पे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बुनियादें हैं ये हमारे फौरी और मिड टर्म समझ लीजिए कि मसाइल हैं, जल्दी ना करें रिकग्निशन के ऊपर फैसला करें, ये बातचीत जारी रहनी चाहिए। फिलहाल फोकस इंटरनल स्टेबिलिटी का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विद इन अफगानिस्तान, अगर कर लें तो बड़े कमाल की बात है। लेकिन एक छोटी सी बात, ये मेरी अपनी जाती राय है, हो सकता है गलत हो, ये अगर हो जाए तो बहुत बात है, लेकिन मुझे ये बताइए कि हम कौन होते हैं किसी को बताने वाले? हमें कोई बता सकता है कि फलानी हुकूमत लेके आओ? हाँ, अकल ये कहती है कि एक इंटरनल ऑर्डर इस तरीके से आपस में मिलके कर लें, अकल ये कहती है। लेकिन अगर वो अपने तौर पे मर्जी से कुछ अपना निजाम चलाते हैं, शूरा क्रिएट करते हैं, जिरगा होता है, वो लोया जिरगा है, वो फैसला करता है, अगर वो अवाम का फैसला है वहां का, तो हमें उसको सर तस्लीम खम करना चाहिए। और देखें, खित्ते के अंदर तो आवाज बनी हुई है, कोई भी कर सकता है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, बड़ा ये काम है कि वेस्ट और ईस्ट को एक साथ अब आपने हैंडल करना है। इसके लिए एक बहुत बड़ी खारजी सतह के ऊपर एफर्ट दरकार है। आपको, अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको 50 घंटे काम करना होगा, आपको ज्यादा बंदे, ज्यादा जगहों पे और हमा वक्त आपको काम करना पड़ेगा। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया जी। और मेरा ख्याल है शहजाद चौधरी साहब ने भी बड़ी तफसील से और बड़े टेक्निकल अंदाज से सारी बात जो है वो आपके सामने रखी है, नाज़रीन के सामने रखी है। और पहली दफ़ा किसी शहजाद चौधरी साहब ऑन अ लाइटर नोट किसी दिफाई तजियाकार के साथ प्रोग्राम करने का मज़ा आया है, क्योंकि खालिसतन दिफा पे बात कर रहा है दिफाई तजियाकार। डॉक्टर साहब बड़ी बारी तुसी पहले भी कह चुके हो, टू माय क्रेडिट। नहीं, मैं तो जनाब की तारीफ कर रहे हैं सर कि बड़ा मजा आ रहा है। देखो ना, ए फायदा है ना दिफाई तजियाकार का। वेरी टेक्निकल पॉइंट्स यू हैव रिजन एंड आई रियली अप्रिशिएट। नाउ पॉलिटिकल पॉइंट्स वो आपके पास हैं। जी, वो मैं अर्ज करता हूँ जी। देखिए, मैं बार बार जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ, बात तकरीबन आपने वही की है दूसरे अल्फाज में, कि हमें अब अगर 10 घंटे काम करते थे तो आज हमें 24 घंटे काम करने की ज़रूरत है। इसलिए कि एक तो पूरी आलमी बरादरी को हमने बिल्कुल ये बावर कराना है, बार बार बावर कराना है कि आप तो वहाँ पे बोरिस जॉनसन की भी बात हुई है और 100 इस तरह के मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मेहमान अदाकार, ये खड़े हो जाएंगे, मुख्तलिफ तरह की रंग की बोलियाँ बोलेंगे, लेकिन उन्हें ये बावर ये कराना है कि हम बराह रास्त इफेक्टी हैं अफ़गानिस्तान में। खुदा न खास्ता किसी तरह का भी अगर कोई बदअमनी या इंतशार हुआ, हम ये कतई तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर अफगानिस्तान में अमन है तो उसके सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पाकिस्तान है। एग्जैक्टली। इसलिए हमारी पूरी दुनिया को ये बात समझनी चाहिए कि हम तन मन धन से ये बात चाहते हैं कि वहाँ पे देरपा अमन हो, गवर्नमेंट वहाँ पे ऐसी तश्कील पाए। चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान कैन नॉट इम्पोज, हम इम्पोज नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमसे किसी तरह की कोई असिस्टेंस मांगी जाती है, पूरी दुनिया असिस्टेंस, और ये देखें ना, असिस्टेंस जो रशिया कर रहा है असिस्टेंस नहीं है, जो चाइना कर रहा है असिस्टेंस नहीं है, टर्की कर रहा है, कतर कर रहा है, ये असिस्टेंस है ना कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ वो राब्ते में आ गए हैं और उससे एक अच्छा मतलब जो भी इनपुट होगी वो बन के, एक मैंने पहले भी अर्ज किया कि उनका इस दफ़ा एक बड़ा मोतदिल, ये मैं अफगान तालिबान की बात कर रहा हूँ, बड़ा एक मोतदिल, बड़ा एक सोबर, बड़ा एक डिग्निफाइड टेम्परामेंट नज़र आया है आपको। और मैं बड़े यानी कि जज्बात से ये बात कहने पे मजबूर हूँ कि आपको फतह काबुल में फतह मक्का की झलक नज़र आती है कि जिसमें आम माफ़ी का ऐलान था, जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जान के दुश्मन थे
उनके घर को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उनके घर में पनाह लेगा उसके लिए अमन ही अमन है। तो आपको यही बात यहाँ नज़र आती है, कोई गोली नहीं चली, कोई ब्लड शेड नहीं हुआ, किसी जगह के ऊपर कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हुई। तो ये एक मैं समझता हूँ कि नया फिनोमेना देखने में आया है। और वो डर और खौफ था कि अगर तालिबान कब्जा कर लेंगे काबुल पे तो पता नहीं कितने हज़ारों के तादाद से कोई इंसानी जाने ज़ाया होंगी। सर नहीं, बड़े दिल खराश मनाजिर से काबुल से वाकया आपको नजर नहीं आया? सर खूनी लिबरल्स ने बड़ी तनकीद की है और बड़े दिल खराश मनाजिर उन्होंने देखे कि एक पोस्टर था जिसपे ऊपर एक मॉडल की तस्वीर थी, उस पर सफ़ेद रंग कर दिया सर एक बंदे ने। इसके ऊपर जो सोशल मीडिया पे ववेला हुआ है सर, ओए होए होए होए, आप सोच नहीं सकते डॉक्टर तारिक फजल जोशी साहब, ये कितनी तकलीफ की बात है, आपको अंदाज़ा नहीं है इस बात का। यानी अमेरिकन फौजियों ने जो 5 अफगानी मार दिए और 3 जो है वो जहाज से गिरा के मार दिए, कुत्ते साथ ले गए और वफादारों को छोड़ गए अफगानियों को, लेकिन उस पर कोई नहीं बोला। लेकिन इस पर बड़ी तकलीफ है सोशल मीडिया के ऊपर खूनी लिबरल्स को कि जनाब एक जो औरत की तस्वीर है उसके ऊपर सफ़ेद रंग क्यों हो गया सर? डॉक्टर साहब देखें इमरान भाई, मैं पिछले दिनों से फॉलो कर रहा हूँ आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को भी और आपकी वीलॉग्स को भी। ये जो खूनी लिबरल की जो टर्म आपने ईजाद की है और उसके बाद जो मैं समझता हूँ कि आपने इसका मुहासबा किया है वो काबिल सताइश है। और ये जो आपने बात की कि एक आध इस तरह के इवेंट को लेके जो किसी का भी एक ज़ाती इवेंट है और इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि किसी की कोई अमलाक पे किसी ने कब्ज़ा किया है, किसी की कोई जान ले गया है, या खुदा न खासा किसी खातून के सर से किसी ने कोई अल्लाह ना करे कोई दुपट्टा छीना है काबुल में, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। ये मुख्तलिफ आपको यूरोप अपना तमाम बैनुल अक़वामी मीडिया भी आपको नज़र आ रहा है, लोकल मीडिया भी उनका चल रहा है। लेकिन मैंने इसलिए बड़े खुल के ये बात की है कि तालिबान का ये रवैया ये काबिल सताइश है और मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि उनकी इस मेच्योरिटी को, उसके इस तदब्बर को देखते हुए कि जो फ्यूचर गवर्नमेंट तश्कील होने जा रही है काबुल में वो इस तरह की होगी कि जो काबिल कबूल होगी उन ममालिक को जो बरह रास्त उनके साथ अभी राब्ते में हैं, और उनको भी जैसा कि अमेरिका ने आज कहा कि हम देख रहे हैं और हम जांच रहे हैं कि आगे की सूरत हाल क्या होती है। तो अगला जो एक आध हफ्ता है आप ये कहें, बल्कि मैं कहूँगा चंद दिन है, वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज़ करूँ कि दोबारा मैं अपने मुल्क की पाकिस्तान की बात करूँगा कि जितनी जल्दी ये एक मुतदिल गवर्नमेंट जो सबको काबिल कबूल हो, जो हमारी ख्वाहिश भी है और यकीनन तमाम Exactly. की ख्वाहिश है, मुनी की डॉक्टर ख्वाहिश साहब यही वो पॉइंट है जहां पे सबकी जान बचती है, जहां सबकी गर्दन महफूज रहती है, सबके लिए सेफ होता है, वो यही एक तरीका है। एग्जैक्टली आप ठीक निशानदेही कर रहे हैं। फारूक, पाकिस्तान वो कौन सा मिनिमम क्राइटेरिया होगा जिसपे अफगानिस्तान को तस्लीम कर लेगा तालिबान की हुकूमत को या नए रिजीम को? देखें, अभी तो सारी सूरत हाल जो है वो अनफोल्ड हो रही है। इसके ऊपर पाकिस्तान जो है वो बगौर अपनी नज़र भी रखे रखा है। लेकिन जो शहजाद चौधरी साहब जो बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि उस बात में काफ़ी वज़न है और उन्हीं लाइंस के ऊपर जो है वो भी हम काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली पाकिस्तान का जो मुफाद है वो बड़ा हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने ठीक कहा कि हमारे ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो इश्यूज हैं, मामलात हैं हमारे साथ, वो फैटअप है, बाकी चीज़ें हैं, वो चैलेंजेस अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन आज एक चीज़ ये भी देखनी है कि इन्हीं हालात के दौरान जो है वो हम पाकिस्तान के मफाद के लिए खुल के ओपनली एब्सोल्युटली नॉट भी हमने कहा है। दूसरी मामला ये है कि आज पाकिस्तान किसी सूरत भी दिफाई पोजीशन में नहीं है और ना हमने दिफाई पोजीशन जो है वो इख्तियार करनी है, ना ही हमारा मादत खाना रवैया है, क्योंकि पाकिस्तान तो ख़ुद इसका विक्टिम हुआ है। पाकिस्तान ने तो ख़ुद कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान ने तो ख़ुद इन चंगारियों के ज़रिए हमारे मुल्क में ख़ुद आग लगी है और हमने तो ख़ुद जो है वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो हमारी फ़ौज ने भी कुर्बानियाँ दी, हमारे लोगों ने भी यहाँ पर जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन आज दफाई पोजीशन में वो लोग हैं जिनका किया धरा ये मैस है। और मैं समझ फारूक हबीब साहब, ये तो आप शुक्र अदा करें अल्लाह का कि आपको मौका मिल गया और वो भाग गए वहां से, सारे लड़े नहीं। अगर खाना जंगी होती तो फिर पाकिस्तान को दिफाई पोजीशन में दुनिया ले जाती, ये आप भी जानते हैं। इमरान फिर देखें, मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ ना, वो कहते हैं ना अल्लाह हक है, तो जहाँ पर कुछ सच हो, जहाँ पर सूरत हाल ठीक हो, वहाँ पर फिर मदद भी अल्लाह ताला की आती है। और ये
जो राह के दिहाड़ीदार वहाँ पे बैठे थे, अमरुल्लाह साले जैसे लोग, और जिस किस्म की स्टेटमेंट्स वहाँ पर आती थी, आज उन लोगों के ट्विटर भी खामोश हैं और वो लोग उस धरती के ऊपर मौजूद भी नहीं हैं। वो दुम दबाकर जो है वो भागे हुए हैं। ये भी दुनिया ने देखना है। जिनके अकाउंटों में वो पैसे डालते रहे हैं, आज वो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। और सबसे बड़ा सोग जो भारत की आज़ादी के दिन पर था, वो तो भारत के लिए था वहाँ पर, कि जितना पैसा उन्होंने खर्च किया, जितनी उन्होंने वहाँ पर प्लानिंग्स की हुई थी, जो उन्होंने पाकिस्तान के राह में कांटे बिछाए हुए थे, वो सारा तो उनका प्लान चौपट का चौपट हो गया। ये तमाम चीज़ें जो है वो दुनिया देख रही है। ये थोड़े दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि भारत सबसे बड़ा लूजर होगा, सबसे बड़ा लूजर भारत होगा। ये बिल्कुल बिल्कुल, और वो है। देखें, भारत ही लूजर रहा है। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इमरान खान साहब की वो स्टेटमेंट सारी सुनाएं, 2004 से ऑनवर्ड की, वो एक एक स्टेटमेंट उनकी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें उनका कंसिस्टेंट स्टांस था। और आज वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सच साबित हुई। फिर मैं ये कहूँगा कि हमारे पास दुनिया को बताने के लिए भी बहुत कुछ है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भरपूर असिस्टेंस फराहम की है, उनको टेबल पे बैठाने के लिए, टॉक्स करवाने के हवाले से। जिन लोगों ने उसको कामयाब नहीं होने दिया, वो आज जहाज़ पकड़कर पता नहीं किस मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं। उनका नज़र भी नहीं आ रहा, सिवाय एक फेसबुक के ऊपर जो है उसका बयान नज़र आया है। नहीं, उसने कहा है कि मैं अगर यहाँ रुक जाता तो खून की नदियां बह जाती। वो कोई पता नहीं हल्क है या कोई सुपरमैन या स्पाइडरमैन है, समझ नहीं आई मुझे। पहले मेहरबानी करते ना, वो पहले मेहरबानी करते, इंटरिम सेटअप आ जाता। वो ये सूरत हाल, ये तो देखे ना, वो तो सारी अब कवर अप कहानी है ना, खून की नदियां बहाने वाला मामला। अब वहाँ पर खून की नदियां जो हैं वो कितनी बही हैं, कहाँ गई इनकी 3 लाख की अफगान फोर्स जो तैयार की हुई थी, जो जितना इक्विपमेंट दिया हुआ था, असल में नहीं है। अब वो तो लिहाजा पाकिस्तान ने अपने मफाद में, और जो दायराकार हमारे पास है, उसी के अंदर रहकर हमने बात करनी है। ठीक है ना, हम जो है वो उससे 4 कदम आगे जाना चाहते हैं, ना 4 कदम ना पीछे रहना चाहते हैं। बड़ा तो लिहाजा बतौर हुकूमत हम तमाम चीजों के ऊपर जो है वो बगौर जायजा ले रहे हैं। तमाम शहजाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं करनी, फोल्ड होती जाएगी। शहजाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं करनी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जल्दबाजी नहीं करनी। लेकिन एक सवाल है शहजाद चौधरी साहब के लिए। ब्रेक ले लें सर, अगर ब्रेक लेने के बाद आके बात कर लें। एक ब्रेक, बिल्कुल ब्रेक ले लें, वापस आते हैं बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। मैं शहजाद चौधरी साहब, एक सवाल जो आपसे करने लगा हूं, थोड़ा शायद आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन मेरा बतौर पाकिस्तानी एक कंसर्न है। दुनिया ये समझती है कि आपने तालिबान को मेज़ पे लाने में किरदार जो अदा किया, अगर आप नहीं होते तो शायद आज ये मसला इस जगह पे ना होता जहां पे है, शायद ये रिजीम चेंज भी ना हो पाता। अगर इंडिया पाकिस्तान से पहले अफगानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम कर लेता है, देन व्हाट सर? अगर अमेरिका उनको कहता है कि आप लोग कर लें, पाकिस्तान को तो हम अभी दबाव में ले रहे हैं, तो फिर क्या हो? पाकिस्तान ने फैसले अपने हालात के मुताबिक करने हैं। और जिस तरीके से फारूक हबीब साहब कह रहे थे ना कि हमें अपनी ताकत के अंदर रहते हुए फैसले करने हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ये देखें कि वो सफारत खाने जो कि काबुल से निकल गए हैं, चाहे वो यूएई शिफ्ट हो गए हैं या दोहा में शिफ्ट हो गए हैं, वो शिफ्ट हो गए हैं। उसमें जर्मनी भी है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें फलाना भी है। इस वक्त कौन से सफारत खाने हैं जो इस वक्त काबुल में मौजूद हैं? चीन, रशिया, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, ये सारे उधर ही हैं। ये आपको फर्क बता देगा। हम मौजूद हैं, हम उधर ही हैं। भारत किधर चला गया है? भारत का सफारत खाना शायद अभी काबुल में मौजूद हो, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने भी जहाज भेजा हुआ था निकालने के लिए। एवैक्यूएशन किया उन्होंने। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल में यहाँ पे लाइन डिवाइड हो चुकी है। ये आपने जो जिससे बुनियाद अपना सवाल खड़ा किया था ना, जो प्रोग्राम शुरू किया था, आपने कहा था दुनिया 2 हिस्सों में बंटने जा रही है। 2 हिस्सों में बंटने से बचा जा सकता है अगर वहां पे एक पॉलिटिकली कंसेंसुअल गवर्नमेंट बन जाए काबुल के अंदर। अगर सारे धड़े मिल जाए किसी तरीके से और कहें कि हमें इस मुल्क को आगे लेके चलना है, बहुत बेहतरीन। जो अशरफ गनी नहीं कर सका वो ये बाकी अफगानी मिल के अपने मुल्क के लिए कर लें, तो उनको भी सलाम है, कमाल कर देंगे वो। अगर नहीं तो ये याद रखें, फिर दुनिया 2 धड़ों में बंटने जा रही है और पाकिस्तान शुड बी रेडी फॉर इट। और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा धड़ा कौन सा है उस सूरत में। इंडिया आगे जाए या ना जाए, और इंडिया कभी नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिया ने जो कुछ वहां पे किया है वो एक्सेप्ट करेगा भी, तो मेरा ख्याल है वो छुपा नहीं है, वो छुपा हुआ नहीं है करना, वो भी तैयार नहीं होंगे कि हम आपकी एक्सेप्टेंस के लिए तैयार नहीं है, वो छुपा हुआ नहीं है सर। क्योंकि क्विक राउंड करना था मुझे बाकियों से भी जरा इस पे बात कर लूं मैं। हामिद करज़ई जो उनका भी स्टेटमेंट आया, क्योंकि वो अब्दुल्ला हामिद करज़ई और गुलबदीन हिकमतयार ये लोग बात कर रहे हैं तालिबान,
उन्होंने कहा कि वो तालिबान से राब्ते में है, उनके दरमियान मुस्बत बातचीत हुई है, पायदार अमन, सलामती और खुशहाली हमारे मुल्क में ज़रूर वापस आएगी। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि शहर में लोग खून रेजी के बगैर अमन की ज़िंदगी गुजारें, और इस वक्त लोग, हमें पता है, मुश्किल में है, लेकिन उम्मीद रखें मौसर साबित होंगे हमारे इनके साथ मुज़ाकरात। फिर उन्होंने कहा कि हमारे कोई ज़ाती मकासद नहीं है, हम कबाइली माहिदीन से भी राब्ते में हैं, अफगान शहरियों के बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया है उन लोगों की तरफ से जो मुज़ाकरात कर रहे हैं। बात को हम जहां से भी घुमाएं, वो जो पहला नुक्ता आपने बोला था, हम वहीं पहुंच जाते हैं वापस, कि अफगानिस्तान के अंदर कोई ऐसा सोल्यूशन जिसमें ताकत से ज्यादा पॉलिटिकल विल नजर आ रही हो, वही दुनिया को इकट्ठा रख सकेगी इस मसले के ऊपर। वापस वहीं पहुंच जाते हैं घूम के। देखिए, बिल्कुल आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि दूसरी जो आपने बात की, कि इसी बात को ज़रा उससे लिंक करें कि जब तक एक पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं होगा ये काम देर पा नहीं होगा। बंदूक के ज़ोर के ऊपर आप किसी की ज़बान बंदी तो कर सकते हैं, आप दूसरों को मजबूर कर सकते हैं, पसपाई पे आप दूसरों को मजबूर कर सकते हैं कि वो हथियार डाल दें, उन्हें मजबूर कर सकते हैं कि वो इलाका छोड़ दें, लेकिन जब भी वो रिट्रीट के बाद दोबारा असेंबल होते हैं, कोई भी कुव्वत हो, अफ़गानिस्तान की बात हो रही है, वहाँ पे ये मिसाल बहुत सही बनती है, तो वो फिर दोबारा एक, आप ये कहें कि खाना जंगी की कैफियत और बदअमनी और इंतशार जो है वो तमाम कुव्वतें मिलकर पैदा कर सकती हैं। और अफ़गानिस्तान में ख़ास तौर पे वो इलाके जो, और आपने एक बड़ी अच्छी बात और भी जो है मैं समझता हूँ फैक्ट जो है वो सामने रखा गया आपके प्रोग्राम में, कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त तालिबान ने हर जगह के ऊपर लड़ाई से कंट्रोल हासिल नहीं किया। आप हेरात को देखें, मज़ार शरीफ को देखें, यानी ऐसे सर शिया हज़ारा के साथ उनका मुआहदा बहुत सिग्निफिकेंस किस्म का बड़ा अहम मुआहदा शिया हज़ारा के साथ भी है। ये देखें, तो अब इस तमाम में वो इलाके जो पश्तून बेल्ट के नहीं है, क्योंकि तालिबान की जो अक्सरियत है ताजिक हैं, पश्तून बेल्ट की है, बिल्कुल, लेकिन उन तमाम इलाकों में जहाँ पे इनका असर रसूख उस तरह का नहीं था, वहाँ पे भी उन्होंने उस तरह की लड़ाई और कत्लो गारतगरी नहीं हुई, जिसका मतलब ये है कि वो एक अंडरस्टैंडिंग, एक मुआहदा, एक यानी गिव एंड टेक, उस कैफियत को लेके आगे बढ़े हैं। और अगर ये उन तमाम लोगों को जिनसे उन्होंने ज़ाहिर है क्या बातचीत की है, ये तो उन्हें ही पता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को पता है जो बात कर रहे हैं आज, जो आपने अफ़गानिस्तान के उन वेटरन लीडर्स के नाम लिए हैं, तो ये मिल के मेरा ख्याल है कि एक ऐसा सोल्यूशन ज़रूर बना लेंगे जो अफ़गानिस्तान में एक लॉन्ग लास्टिंग और देरपा अमन की ज़ामिन होगी। वो हुकूमत जो अभी बनेगी, चाहे ये अबूरी है या मुस्तकिल है। और दूसरा जो एक अफ़गान रवायात हैं, लोहे जिरगा का नाम लिया गया, जो सिस्टम है उसके तहत जरूर ये किसी अच्छे नतीजे पे पहुंचेंगे। हम उम्मीद भी करते हैं, दुआ भी करते हैं। फारूक हबीब साहब, क्विकली लास्ट आंसर आपसे मुझे ये चाहिए कि पाकिस्तान के पास क्या ये कैपेसिटी है कि वो अभी दुनिया को एंगेज करे कि आओ हम आपका साथ देते हैं, हमारे असर रसूख को इस्तेमाल करो, हम अफगानिस्तान का पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने में संजीदा हैं, आ जाओ, हम दावत दे रहे हैं। इस्लामाबाद रोल प्ले कर सकता है इसमें? देखें, यकीनन मैंने आपको पहले भी कहा कि इस्लामाबाद आप रोल प्ले नहीं कर सकते। इस्लामाबाद पहले से रोल प्ले कर रहा है, और मैं समझता हूं कि जो बीच में डिस्टर्बिंग फैक्टर्स थे आज वो वहां पर मौजूद नहीं हैं, वो वहां से फ्लाई कर चुके हैं, जिनकी वजह से मामला जो हैं वो रुके हुए हैं। तालिबान की तरफ से तो एक ही बात खुल के आती थी कि वो सबके साथ बात करने को तैयार हैं सिवाय अशरफ गनी के, और अशरफ गनी भी सिर्फ अपनी दिहाड़ी के लिए जो है वो सारे मामले को उसने, मैं सादा अल्फाज में बात करूं तो वो दिहाड़ी के लिए उसने सारे मामले को जो है वो सबोटाइज किया है। और अब भी मैं समझता हूं कि इतनी गुंजाइश मौजूद है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो पॉलिटिकल सेटलमेंट जो है वो हो सकती है, और उसमें पाकिस्तान अपना किरदार अभी तक जो है वो जारी रखे हुआ है, और दुनिया को भी इस चीज़ का अदराक है कि पाकिस्तान का एक रोल है, किरदार है, उसके ऊपर कोई आंखें बंद नहीं कर सकता। हमारे बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा उनके साथ 30 लाख रिफ्यूजीज़ यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी इलाज करवाना हो पाकिस्तान आते हैं, उनकी ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है, वहाँ के लोगों की जो हमदर्दियाँ हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी है। हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने पाकिस्तान कैन प्ले अ रोल। वो रियलिटीज़ हैं, इन रियलिटीज़ को दुनिया झुटला नहीं सकता। ठीक है, चंद सेकंड है, मैं शहजाद चौधरी साहब क्विकली, टीटीपी का फ्यूचर सर, क्विकली सर। टीटीपी का फ्यूचर मेरा ख्याल है कि टेस्टिंग पॉइंट होगा हमारे और अफगानिस्तान के और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के तल्लुकात के अंदर, और जब तक हम अपने तौर पे अंदर मजबूत हैं, देखिए ये टीटीपी वहां से वाली हो या टीटीपी के रेमनेंट्स इधर के हों, हमने मुकाबला बाहर सूरत उनका उस गंद का करना है।
और उस गंद को रद्दुल फसाद हमने करना है, उस फसाद को रद्द करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारा रोल रहेगा, ये काम रहेगा। टीटीपी वाले वहाँ पे अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात बहुत अच्छे भी हमारे हो जाएं, ये फिर भी गंद क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बट इट इज़ गुड टू बी एग्रेसिव एंड ऑल्सो बी एबल टू काउंटर देम। ये रुकना, उन पर हाथ हल्का नहीं करना इनके ऊपर, बिल्कुल सही। क्योंकि आज पहला दिन था अफगानिस्तान में तालिबान का, तो पाकिस्तान का जो पहला मुतालबा गया है वो भी ये है कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ, अभी हमने पूरी दुनिया का नहीं ठेका उठाया हुआ, लेकिन पहला स्टेटमेंट ये था कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल मत होने दीजिएगा। ये ना सिर्फ मुतालबा है बल्कि पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि इससे पहले बहाना बनता था कि अशरफ गनी कहता था मेरा कंट्रोल ही नहीं है, वो कहते थे नेटो आ गए हैं, कोई कहता था तालिबान आ गए हैं। तो अब तो एक हुकूमत है ना, वहाँ पे एक ग्रुप का कंट्रोल है, लिहाजा अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अफगानिस्तान पर होगी। अगर उनकी सरजमीन पाकिस्तान पे किसी हमले के लिए खुदा न खास्ता इस्तेमाल होती है तो। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिए, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।